हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन से अगर आपने प्रीवियस सेशंस को देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा दैट वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस ओनली एंड द टॉपिक्स which are very much important from the एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे आप यूट्यूब पर तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। जितने भी यूनिट 1 to 4 मैंने कंप्लीट किया हुआ है आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। मैंने PYQs एंड MCQs के सेशन भी लिए हैं। टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज में लेकर के आई थी लास्ट यूनिट 5 स्टार्ट होने से पहले मैंने कराया है यूनिट पर यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर ही। सो आपने अगर उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो सारे सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इज कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इम्पॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, MCQs PYQs एंड आपका थ्योरी पार्ट। दो सारी चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते किसी पर्टिकुलरली आप 10 साल, कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप क्रैक कर लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को कर लीजिए, पिछले 10 साल के पेपर निकालिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और उसके बेसिस पे आप जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपका थ्योरी पार्ट जब तक मजबूत नहीं होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी, आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, आपको अपना बेस मजबूत करना है एग्जाम में, आपको नहीं वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, या फिर ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने देखा ही नहीं, या फिर यूजीसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है जो कि बिल्कुल हमारे सिलेबस में था ही नहीं। उन क्वेश्चंस को भी आई एम गारंटिंग यू दैट उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट वो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आप फंसते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूजीसी नेट अपने सिलेबस से ही पूछता है, राइट। सो उन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और कमांड कब होगी? जब आपका थ्योरी पार्ट मजबूत होगा, आपकी थ्योरी क्लियर होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। क्योंकि सॉल्व करना भी बड़ी बात नहीं है, उनको रिटेन करना बड़ी बात होती है। हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं, बट अगर बिना कॉन्सेप्ट समझे, बिना जाने, बिना समझे अगर आप पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को आप जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को आप लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं। तो वही फंडा है आपका, मजबूत होगा अगर थ्योरी पार्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप वहीं पे जाके जब MCQ सॉल्व करने जाएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में देर तक, लंबे टाइम तक रिटेन रहेंगी। और पर्पस भी यही होना चाहिए कि आपके माइंड में आप जो भी पढ़ते हैं रिटेन रहे। क्योंकि अगर रिटेन नहीं रहता आपके माइंड में तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, आपने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो। क्योंकि एग्जाम में अगर वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, एग्जाम में आप क्वेश्चन भूल जाते हैं या फिर उसके कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। क्योंकि यूजीसी जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं। आपको सारे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के जो जो क्वेश्चन है उसका सारे ऑप्शंस आपको एकदम सिमिलर लगेंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से सही कौन सा है। तो सही कौन सा जानने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप कोई सा भी मार्क कर देंगे, और फिर वही होता है कि आपके जब अपना रिजल्ट देखते हैं तो वो देखते हैं अरे इतने सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, मैंने तो सही समझ के लगाया था। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। सो अभी ये सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने करवाया है यूट्यूब पर ही, आप उन सेशंस को देख सकते हैं। आज का हमारा जो इस सेशन का जो पहला टॉपिक हमारा होगा, मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ। ये सारे पार्ट हमने किया हुआ है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ILO की बात की थी हमने, द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की बात की थी, द गवर्निंग बॉडी की बात की थी हमने, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की बात की थी हमने, फिनेंस एंड बजट ऑफ ILO की भी बात की थी, इम्पैक्ट ऑफ द ILO ऑन इंडियन लेबर सीन, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर भी बात किया था हमने, ILO स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, इन पे भी बात की थी हमने। लास्ट सेशन हमारा जो था कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस पे भी था, हमने देखा कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, ये भी हमने किया हुआ है। डिफिकल्टीज क्या आती हैं एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, ये भी हमने किया हुआ है लास्ट सेशन में।
कोड ऑफ डिसिप्लिन हमने किया था लास्ट सेशन में, हमारा लास्ट सेशन का ये लास्ट टॉपिक था कोड ऑफ डिसिप्लिन, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कोड ऑफ डिसिप्लिन का। इन सेशंस को, इन लास्ट सेशन में हमने इन टॉपिक्स को देखा था। फीचर्स ऑफ कोड, कोड के फीचर्स क्या हैं ये देखने हैं हमें, राइट। नाउ विल स्टडी फीचर्स ऑफ कोड। कोड ऑफ डिसिप्लिन के फीचर्स क्या हैं वो देखेंगे हम। द कोड ऑफ डिसिप्लिन इज एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जो कोड ऑफ डिसिप्लिन है वो पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब जो गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट है, दोनों ही सेक्टर में एप्लीकेबल होता है। दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कोड ऑफ डिसिप्लिन लेकर के आ रही है लेबर वेलफेयर के लिए, उनको हर इंडस्ट्री को मानना पड़ेगा, चाहे तो वो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो कोई सा भी जो भी रूल बन के आता है, गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है लेबर वेलफेयर के लिए, तो उनको वो बाइंड होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो बाइंड होते हैं उन चीज को मानने के लिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। दिस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोड ऑफ डिसिप्लिन आर एज फॉलोज। इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है ना, आपको नीचे इन ऑप्शंस के थ्रू देखने को मिलेंगे। सो पहला ऑप्शन है, it prohibits strike and lockouts without prior notice and also intimidation, victimization and the adoption of go slow tactics by workers. No one-sided unilateral action can be taken by either party in any industry relations matter. All disputes are to be settled through the existing machinery provided for this purpose by the government. The employer will not increase workload without prior agreement with the workers. So पहले हम चार को समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर अगर किसी भी इंडस्ट्री को ऐसा नहीं है कि आप सपोज एज एन एम्प्लॉयर या फिर एज एन एम्प्लॉय, आप बिना प्रायर नोटिस दिए ही, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो बिना प्रायर नोटिस दिए ही एम्प्लॉयज को आप लॉकआउट पे चले गए। लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स का मतलब मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। स्ट्राइक का जो स्ट्राइक एक वेपन की तरह होता है एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, तो वो किस तरह से यूज करते हैं स्ट्राइक के रूप में, और लॉकआउट भी एक तरह से वेपन है एम्प्लॉयर के लिए, राइट। तो लॉकआउट एंड स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस मैंने बताया था लास्ट सेशन में, उस सेशन को आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप चीजों को, क्योंकि मैं एक ही चीज हर सेशन में डिस्कस करूंगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे बात करेंगे, it prohibits strike and lockouts without prior notice and also intimidation, victimization and the adoption of go slow tactics by workers. So क्या कह रहे हैं कि prohibit करता है, जो code of discipline है वो prohibit करता है without giving prior notice to the lockout and strikes. ऐसा नहीं है कि अगर वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो बिना मैनेजर को इंटीमेट किए बताए या फिर ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस दिए ही वो स्ट्राइक पर चले जाएं। इन चीजों को प्रोहिबिट करने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन लाया गया। वेयर एज एम्प्लॉयर भी अगर अपने कंपनी को शट करना चाहते हैं, मटेरियल्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है या फिर कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको ये कंडीशन में अगर उनको अपनी कंपनी शट करनी है, लॉकआउट करना है, लॉकआउट का मतलब कि वो टेम्पररी बेसिस पे कंपनी को बंद कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मटेरियल नहीं उनके पास है कि वो प्रोड्यूस कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए जिससे एम्प्लॉयज को काम मिल पाए। तो काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो फिर वो सैलरी कैसे देंगे, बाकी अदर एक्सपेंसेस कैसे बियर करेंगे, राइट, एज एन एम्प्लॉयर। तो इस केस में चाहे एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वेयर एज एम्प्लॉयर अगर लॉकआउट पे जा रहा है तो उनको भी एम्प्लॉयज को इंटीमेट करना पड़ेगा, उनको भी प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि आपको ये कंपनी बंद हो रही, आपको रीजन भी देना पड़ेगा, इन रीजन से तो आप अपनी जॉब देख लीजिए या फिर ये हमारा है, जब कंपनी वापस खुलेगी तब आप वापस आइएगा। तो ये सारी चीज जो भी इंडस्ट्री का जो भी नॉर्म्स होंगे वो बताएंगे, क्लियर बताएंगे कि इस वजह से बंद हो रही है कंपनी, तो आप अपनी जॉब देख लीजिए। तो ये सारी चीजें
प्रायर होनी चाहिए, नोटिस देना चाहिए, राइट। सो इन चीज़ों की ये सब चीज़ें ना हो कि ऐसा है कि सडन आप स्ट्राइक पे चले गए, सडन आपने कंपनी बंद कर दी। तो इन चीज़ों को प्रोहिबिट करने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन लाया गया। कोई अननेसेसरी किसी को धमका रहा है, हैराश कर रहा है, कोई विक्टिमाइज हो जा रहा है, कोई उसका शिकार बन रहा है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन लाया गया। एंड ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज गो स्लो टैक्टिस बाय वर्कर्स। समटाइम्स क्या होता है कि वर्कर्स स्ट्राइक पे तो नहीं जाते, लेकिन वो एक तरह की स्ट्राइक ही होती है। जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। करते हैं तो बहुत सपोज कि पूरे दिन का वो 10% काम करते हैं। 10 आप जहाँ पे 100% काम करते थे, वहीं पर अगर आपने 5 या 10% काम करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या हालत रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी, क्या प्रोडक्शन लेवल रहेगा। तो क्या होता है कि वो स्लो करने लगते, मतलब गो स्लो का मतलब कि काम तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो, मतलब कि सपोज कि कर ही नहीं रहे हैं काम, राइट। तो ये टैक्टिस भी एडॉप्ट नहीं की जानी चाहिए वर्कर्स के द्वारा। इन पे भी लगाम लगाई गई, कोड ऑफ डिसिप्लिन लाया गया, उनके अंदर रूल बनाया गया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो अगर आप स्ट्राइक पे जाना चाहते हो तो आप नोटिस दीजिए, आपकी जो भी डिमांड होगी पूरी की जाएगी। तो इस तरह की टैक्टिक्स, इस तरह की नियम बनाए गए, इस तरह के प्रिंसिपल्स बनाए गए अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा है नो वन साइडेड यूनिलेटरल एक्शन कैन बी टेकन बाय आइदर पार्टी इन एनी इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैटर। सो क्या कह रहे हैं कि वन साइडेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। सपोज कि अगर दोनों पार्टीज अगर एग्री रही हैं किसी पर्टिकुलर थीम को, तो ऐसा नहीं कि एक पार्टी ही अपना डिसीजन सुना दे और उस चीज पे आगे बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो यूनिलेटरल मतलब एक तरफा कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्शन एक तरफा डिसीजन के बेसिस पे नहीं, बल्कि पार्टीज, जो दो पार्टीज अगर है तो दोनों पार्टीज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उनके कंसेंट से ही वो चीज आगे बढ़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन अगर नहीं निकल पाता है तो जो भी एग्रीमेंट निकल के आएगा उसके बेसिस पर वो दोनों पार्टी की उसमें सहमति होनी चाहिए, राइट। एक तरफा नहीं होना चाहिए। इस पे भी लगाम लगाई गई अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड है ऑल डिस्प्यूट्स आर टू बी सेटल्ड थ्रू द एग्जिस्टिंग मशीनरी प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय द गवर्नमेंट। सो क्या करेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे किसके, एक एग्जिस्टिंग मशीनरी, मतलब जो भी एक इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी बनाई गई, जिसके अंदर आप अपने ग्रीवेंसेस को जाकर उनको बताइए और वो आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लेबर कोर्ट में ना जा करके या फिर हायर अथॉरिटी के पास ना जा करके, जो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उनके पास जाइए, जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है हर इंडस्ट्री को। तो आप उनमें जाइए अपने डिस्प्यूट्स को लेकर के, वहां पे आपका समाधान होगा। इस ये भी सारी चीजें कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर मेंशन की गई। द एम्प्लॉयर्स विल नॉट इंक्रीज वर्कलोड विदाउट प्रायर एग्रीमेंट विद द वर्कर्स। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली जो वर्कर्स 9 घंटे काम करते थे, बिना उनके एग्रीमेंट के आप उनका वर्कलोड बढ़ा दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या होगा कि इस तरह से अगर करता है एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब कि वो हैरेस कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनकी मजबूरी, वो जॉब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे उनकी फैमिलीज है। फिनेंशियल कंडीशन खराब ना हो जाए, क्योंकि उनके उनके अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी पेट पालना है, उनकी लाइफ को देखना है। तो एकदम से कोई जॉब तो अपनी छोड़ नहीं देगा, कोई भी वर्कर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, अपनी जॉब एकदम से तो नहीं छोड़ देगा, या फिर एकदम से उसको जॉब तो नहीं मिल जाएगी दूसरी कंपनी में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर ये भी लाया गया कि एम्प्लॉयर ने, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ने सेट किया कि कोई भी एम्प्लॉयर अचानक से कोई भी किसी भी तरह का वर्कलोड अचानक से नहीं बढ़ाएगा एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज पे या फिर वर्कर्स के ऊपर। अगर बढ़ाता है तो पहले वो डिस्कस करेगा कि कितना बढ़ाना चाहिए वर्कलोड, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना, मतलब सारी चीजें डिस्कशन के बाद ही होनी चाहिए, प्रायर डिस्कशन के बाद होना चाहिए। और एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स का एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों का एग्रीमेंट होगा तभी आप वर्कलोड बढ़ाएंगे। क्योंकि वर्कर्स को अगर लगता है कि ठीक है हम थोड़ा सा और काम ले सकते हैं, तभी वो लेगा। अगर लगता है कि नहीं, हम ऑलरेडी टाइट शेड्यूल में काम कर रहे हैं, तो हम कैसे ले सकते हैं एक्स्ट्रा काम, या फिर एक्स्ट्रा बर्डन कैसे ले सकते हैं। तो ये दोनों की एक तरह से वर्कर्स के कब के परमिशन के बिना आप कोई भी एज एन एम्प्लॉयर आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं देंगे या फिर वर्कलोड नहीं बढ़ाएंगे। फिफ्थ है अ कॉमन ग्रीवियंस प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर। जो भी ग्रीवियंस अराइज हुआ है, जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उसका उस ग्रीवियंस का को सेटल करने के लिए पहले तो आप एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाएंगे कि एग्जैक्टली में इशू क्या है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ने या किसी पर्सन ने कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, तो आपने उस चीज को मान लिया और उसके बेसिस पे आपने जजमेंट देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आप कोई भी चीज सुनेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सुनेंगे, या फिर डिस्प्यूट हुआ या ग्रीवियंस जो भी अराइज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए आप एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाएंगे। इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी होगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि एग्जैक्टली मामला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो उसके बेसिस पर यू नो
उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सिक्स्थ है, द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर द अनफिटर्ड ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियंस। The employers will provide all facilities for the unfettered growth of trade unions. जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयर हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उनका ग्रोथ ना रुके, उनकी ग्रोथ हो, राइट। सेवेंथ है, प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स हुज कंडक्ट प्रोवोक्स। जो ऐसे कुछ होते हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी सिचुएशन अराइज हुई है, जो भी डिस्प्यूट है या प्रॉब्लम है वर्कर्स की, उनमें यू नो आग में घी का काम कर देते हैं, वो थोड़ा और भड़का देते हैं वर्कर्स को कि वो भड़क जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका भी फायदा होता है। तो वो डायरेक्टली फ्रंट में ना आकर के वो एम्प्लॉयर जो वर्कर्स अभी अग्रेशन में है या फिर किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के खड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको भड़का देते हैं, ताकि उनसे वो तो जो भी वो लेंगे एक्शन, उनके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी उस एक्शन की। जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट जो भी वो बोल रहे हैं एम्प्लॉयर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सारी सारी जो प्रॉब्लम अगर आती है उलट के, तो उस एम्प्लॉय उन वर्कर्स के ऊपर आएगी, ना कि उनके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मैनेजर्स या फिर कुछ को वर्कर्स होते हैं जो भड़का देते हैं, सिचुएशन को और खराब कर देते हैं, ताकि उनका इनडायरेक्टली उनका भी भला हो जाए बिना कुछ किए ही। तो इन सेक्शन पे अगर ऐसी चीजें अगर ऐसी चीजें निकल के आती हैं, तो उन पे भी एक प्रॉम्प्ट एक्शन, मतलब तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस पे भी कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर बात की गई या फिर नियम बनाया गया कि अगर ऐसा कोई करता है कि जो वर्कर्स को भड़काता है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगेंस्ट एनीथिंग जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उन पे भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन और प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा। इनडिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, जो इनडिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स हुआ है उनके बेसिस पे जो भी सपोज कोई भी सिचुएशन ऐसी जो कि वर्स्ट हो गई, किसी ने भड़का दिया, तो वो उसमें क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वर्कर्स के बीच में इनडिसिप्लिन अराइज हो जाएगा, इनडिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा उस पर्सन के लिए जिसने उस सिचुएशन को और भड़काया है, राइट। एट्थ है, द वर्कर्स विल नॉट indulge in any trade union activity ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के जो वर्कर्स हैं, वर्क सपोज 9 घंटे के लिए काम कर रहे हैं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वर्कर, आपका टाइमिंग 9 से 6 है, राइट। तो 9 से 6 के बीच में आप कोई भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप काम करने आए हैं, आप काम करिए, उसके बाद आप कोई भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होइए, लेकिन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स आप किसी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। they will not engage in any demonstration or activity which is not peaceful। और वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे जो कि पीसफुल नहीं है, जो कि भड़काऊ है, जो कि किसी तरह से नुकसान कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज में आप शामिल नहीं होंगे जो कि ये भड़काऊ है, जो कि पीसफुल नहीं है, राइट। और 7 के बाद 8 देखेंगे, सॉरी 9 देखेंगे, 8 के बाद 9 देखेंगे। द वर्कर्स विल इम्प्लीमेंट देयर पार्ट ऑफ द अवार्ड्स एंड सेटलमेंट्स promptly and will take action against those office bearers of the union who have violated the code. The unions will discourage negligence of duty, careless operation, damage to property, insubordination and disturbance in normal productive activities. So क्या कह रहे हैं, the workers will implement their part of the award and settlements promptly and will take action against those office bearers of the union who have violated the code। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो तुरंत ही जो भी उनको अवार्ड दिया जाता है, जो सेटलमेंट दिया जाता है, उन पे वो प्रॉम्प्टली काम करेंगे और वो उनके खिलाफ एक्शन तुरंत लेंगे जो कि ऑफिस बियरर का काम कर रहे हैं और उन्होंने ऑफिस की सिचुएशन को, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को, यूनियन की सिचुएशन को वर्स्ट किया है, वायलेट किया है, कोड ऑफ डिसिप्लिन को एक तरह से वायलेट किया है। तो उनके अगेंस्ट जो वर्कर्स हैं प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे, उनके पास ही पावर दी गई है। 10th है, द यूनियंस विल डिस्करेज नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। जो यूनियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, आप देखेंगे कि उसमें यूनियंस होते हैं। वो यूनियंस का क्या काम होता है, वो कि किसी भी तरह का मिसकंडक्ट ना हो, किसी तरह का नेग्लिजेंस ना हो वर्कर्स के द्वारा, कि अगर आपको लगता है कहीं पे खतरा है किसी चीज या फिर किसी चीज की वजह से कोई चीज नुकसान हो सकती है, तो उसको आप नेग्लेक्ट ना करिए। सो उन नेग्लिजेंस को इनकरेज ना करके डिस्करेज किया गया बाय द यूनियंस।
केयरलेसनेस ना हो ऑपरेशन में, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ना हो, इनसबऑर्डिनेशन एंड डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज। सो इन तरह की चीज़ों से बचने के लिए, नेग्लिजेंस से, केयरलेसनेस से, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी से, इनको बचने के लिए भी इनको इन पे भी ध्यान दिया गया और इनको डिस्करेज किया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लोग ऐसा करते हैं, तो उनको डिस्करेज किया जाए, उनको टीच किया जाए कि ऐसा ना करें, राइट। अगर करते हैं जानबूझ करके ऐसी चीज़ें, तो उनको, उनके लिए भी पनिशमेंट है, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो दिस इज हाउ कोड ऑफ डिसिप्लिन वर्क्स। दिस इज हाउ गवर्नमेंट ने उसके फीचर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ने कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर उनके फीचर्स को स्पेसिफाई किया और बताया कि किस तरह से अगर आप सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप रूल एंड रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो किस तरह से आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, राइट। कंटेंट्स ऑफ द कोड हम देखेंगे। कंटेंट्स ऑफ द कोड देखेंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियन। सो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल है अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन, कंटेंट्स के अंदर देखेंगे कि जो दोनों ही द सेट है, लाइक बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियन, जो मैनेजमेंट है और उनके जो यूनियंस हैं, उन दोनों पे ही ये रूल अप्लाई होता है। प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियंस। इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी अपॉन देम टू कंप्लाई विथ एग्जिस्टिंग मशीनरी। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑब्लिगेशन उनका हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है मैनेजमेंट एंड यूनियन का, कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन, उनको वो फॉलो करें, ठीक है। उनको जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उनको ओबे करें, उनको माने, इनका ये ऑब्लिगेशन बनता है, उनको वो डिनाई नहीं कर सकते या फिर उसकी बियॉन्ड नहीं जा सकते, राइट। फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक दायरे में रह करके, कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर रह करके, एक दायरे में रह करके उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और जो भी ऑब्लिगेशंस है, जो कर्तव्य है उनका, वो निभाएंगे, वो उनको पूरा करेंगे। कौन? मैनेजमेंट एंड यूनियंस। to settle all dispute, differences and grievances by mutual negotiation, conciliation and voluntary arbitration. So वो क्या, किन किन फॉर्म से में होता है? जो हर टाइप का वो डिस्प्यूट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह का वो ग्रीवियांस हो सकता है, मतलब शिकायत हो सकती है। बाय द म्यूचुअल निगोशिएशन, अगर म्यूचुअल निगोशिएशन, दो पार्टीज हैं, अगर उनके म्यूचुअल निगोशिएशन से वो चीज नहीं सॉल्व हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, कोई डिफरेंसेस है, आपस के डिफरेंसेस हैं, अगर वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? काउंसिलिएशन या फिर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के थ्रू वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। टू गिव अप कोवर्जन, विक्टिमाइजेशन, work stoppages, lockouts and litigations, and to establish grievance procedure. The second set consists of obligation to be observed by management. It lays down that management should not raise the workload unless agreed अदरवाइज। सो पहले सेट में ये देखते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी ग्रीवियांस है, कोई भी डिफरेंसेस हैं, तो उसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उनको सॉल्व करेंगे। कौन? जो मैनेजमेंट और यूनियंस हैं, और किसके दायरे में रह करके? जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, जो रेगुलेशन बनाया है अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन, उसके ऑब्लिगेशन के अंदर ही रह करके, उसके दायरे में रह करके ही उसको सेटल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा सेट क्या कहिए? पहला सेट था। दूसरा सेट क्या कहता है कि एम्प्लॉयर का या फिर यूनियन का एक ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है मैनेजमेंट के अंदर, जो भी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की है कि जो कि ठीक नहीं लग रही हैं, तो उनको वो ऐसा नहीं है कि अचानक से वर्कर्स पे वो वर्कलोड दे दें किसी भी तरीके का, उसको सॉल्व करने के चक्कर में, या फिर ऐसे ही अगर उनको लगता है कि ठीक है काम हो रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हमें अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। नहीं, आप ऐसे ही किसी के ऊपर, लाइक किसी का इन द सेंस कि वर्कर्स के ऊपर, डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई भी, मतलब जो काम आपको लगता है कि एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, उसको आप एकदम से थोप नहीं सकते, या फिर उनको ओवर बर्डन नहीं कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, जबकि जब तक कि वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप ये काम सौंपने जा रहे हैं या फिर थोपने जा रहे हैं, यू से आप उनसे जब तक कि डिस्कस ना कर लें और वो उस टर्म पे एग्री ना हो जाए, तब तक आप कोई भी वर्कलोड अचानक से नहीं दे सकते किसी भी वर्कर के ऊपर। ये दूसरे सेट में बोला गया है। मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो सेटल ग्रीवियांस
promptly implement the settlement and awards, allow grievance appeal in all cases. So मैनेजमेंट का क्या रोल होना चाहिए, क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि जो भी ग्रीवियांस है उसको प्रॉम्प्टली, उस ग्रीवियांस को सॉल्व करने के लिए उनका प्रॉम्प्टली एक एक्शन लिया जाना चाहिए, एक प्रॉम्प्ट एक्शन वो ले उस ग्रीवियांस को सॉल्व करने के लिए जो वर्कर्स के बीच अराइज हुआ है या फिर वर्कर्स के लिए अराइज हुआ है, जो वर्कर्स को लगता है कि वर्कर्स उसको उस चीज को सफर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हुआ है, राइट। इम्प्लीमेंट एंड सेटल, और जैसे ही वो ग्रीवियांस के लिए एक प्रॉम्प्ट डिसीजन लेंगे, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, वैसे ही उस डिसीजन के को अप्लाई करने का भी काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि नियम बन गए, कानून बन गए, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। अगर कोई भी रूल बना है, कोई नियम है, कोई प्रिंसिपल है, वो जब तक कि इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता उसके बनने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, सिर्फ रिटन में रह करके कोई चीज नहीं होती जब तक कि वो ग्राउंड लेवल पे ना आए, राइट। सो उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एंड अवार्ड्स, और जो भी उसके लिए, या तो आप इम्प्लीमेंट के बेसिस पे जो भी अवार्ड, जो भी उनको रिवॉर्ड देना है, जो भी आपको प्रमोट करने के लिए एज अ गिफ्ट आप क्या देना चाहते हैं उनको रिवॉर्ड के तौर पर, अवार्ड के तौर पे, वो सारी चीजें अप्लाई होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एंड अलाउ ग्रीवियांस अपील इन ऑल केसेस, और अलाउ करना चाहिए वर्कर्स को कि वो किसी भी तरह का ग्रीवियांस हो, किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो अपील कर सके हर केसेस में। किसी भी तरह का वो केस हो सकता है, तो वो हर केस में दबे ना, चुप ना रहे। उनको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने बात को, अपने जज्बात को इजिली शेयर कर पाए, अपने मैनेजमेंट तक पहुंचा पाए। दिस इज द अंडर द कंटेंट्स ऑफ द कोड, राइट। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, और मैंने क्योंकि कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपके बिल्कुल दिमाग में, अपने आपके जहन में ये बात जाके बैठ जाए, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या एग्जैक्टली exactly है कोड ऑफ डिसिप्लिन, और कोड ऑफ डिसिप्लिन के फीचर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, उनके डिफरेंसेस पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से मैंने लैग किया हो, या फिर आपको लगता है कि कुछ और बेटर हो सकता था कंटेंट में, पीपीटी स्टाइल में, वीडियोस में, इन दैट कैन बी एनीथिंग। जैसा कि हमने पढ़ा कि डिस्प्यूट कैन बी इन ऑल केसेस, एंड वो उन पे प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, तो आप भी प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिएगा। आप कमेंट करिएगा फटाफट और मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इन वीडियोस को, मेरे सेशंस को अगर आप देखते हैं तो इनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाइए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करूँ आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज की कमी है शायद, और उन रिसोर्सेज के लिए मैं अभी उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हूँ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को वायरल करते हैं, लोगों के बीच में शेयर करते हैं, वो बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे सेशंस को देखते हैं और बेनिफिट लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा उससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए नहीं हो सकती है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा, वही मेरे लिए अवार्ड होगा, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा और बेटर कर सकूं। आई अंडरस्टैंड, आई होप you might have understand what exactly I'm trying to say. Okay, so thank you so much for watching me. Thank you very much.